इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा डिस्ट्रिक्ट 9 मूवी की, जो 2009 में रिलीज हुई थी और ये 2006 की एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शॉर्ट फिल्म अलाइव इन जोबर्ग पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत 1982 से होती है, जब एक स्पेसशिप पृथ्वी में साउथ अफ्रीका के एक शहर जोहान्सबर्ग के ऊपर आकर ठहर जाती है। 3 महीने तक उस शिप से कोई हलचल नहीं होती, तो वहां एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाती है और अंदर उन्हें लगभग 10 लाख एलियंस मिलते हैं, जिन्हें वो बाद में प्रॉन्स कहकर बुलाते हैं। वो एलियंस बहुत ही दुबले पतले और कमजोर से थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमला करने के लिए आए हैं, तो अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन्हें एक टेम्पररी कैंप में पहुंचाना शुरू कर दिया, जो उनके शिप के ठीक नीचे था, और उन्होंने उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट 9 रखा। देखते ही देखते डिस्ट्रिक्ट 9 एक बहुत बड़े स्लम में बदल जाता है। उन सारे प्रॉन्स की वजह से जोहान्सबर्ग के लोग काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो चीजें इंसान के लिए खतरनाक थी, प्रॉन्स के लिए वो बस एक खेल था। जैसे लोगों पर हमला कर देना, बसों में आग लगा देना, ट्रेन को उसकी पटरी से उतार देना, और प्रॉन्स को ये सब करने में बड़ा मजा आता था। और अब 20 साल बाद लोगों के दबाव की वजह से गवर्नमेंट ने उन एलियंस को जोहान्सबर्ग से दूर एक दूसरे कैंप में ले जाने का फैसला करती है। तो इतने सारे एलियंस को हटाने के लिए वो एक वेपन मैन्युफैक्चरर कंपनी मल्टीनेशनल यूनाइटेड MNU की मदद लेती है। यहाँ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पीट कुछ एम्प्लॉयज और अपने सन इन लॉ विकस को इस काम के लिए अपॉइंट करते हैं, और आगे वो उन सभी एलियंस को नोटिस देने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच डिस्ट्रिक्ट 9 में 3 प्रॉन्स, क्रिस्टोफर, उसका बेटा CJ और क्रिस्टोफर का दोस्त पॉल, कचरे में कुछ फ्यूल्स को ढूंढ रहे थे, जो कि एलियन टेक्नोलॉजी थी। उस फ्यूल को वो पिछले 20 सालों से इकट्ठा कर रहे थे, जो उनके शिप को दोबारा स्टार्ट करके यहाँ से जाने में मदद कर सकती है। तभी CJ को वो फ्यूल मिल जाती है और वो पॉल के घर जाकर उसे एक डिवाइस में डाल देते हैं। तो 20 साल की मेहनत के बाद उन्होंने वो डिवाइस को तैयार कर लिया था, जो उनके शिप को दोबारा स्टार्ट कर सकती थी। तभी वहाँ विकस MNU के गार्ड्स के साथ पॉल को नोटिस देने के लिए आ जाता है, और अंदर उन्हें वो एक्सपेरिमेंट लैब दिख जाती है। तो वो पॉल को बाहर पकड़ लेते हैं, और क्रिस्टोफर उस घर के पीछे छिप गया था। सर्च के दौरान विकस को वो डिवाइस मिल जाती है, और वो गलती से उसे अपने चेहरे पर स्प्रे कर लेता है। वो उस डिवाइस को जांच के लिए रख लेते हैं और बाहर आकर पॉल से पूछताछ करने लगते हैं, पर पॉल विकस पर हमला कर देता है, जिस कारण विकस के बाएं हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहां कूबस आकर पॉल को गोली मार देता है, जो कि MNU गार्ड्स का लीडर था। विकस वहीं पट्टी वट्टी करा के अपने ऑफिस चला जाता है, और वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसके नाखून गिरने लगते हैं। तो वो सीधा अपने घर आ जाता है, पर घर के सारे लोगों ने उसकी प्रमोशन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। विकस केक काटते वक्त टेबल पर कुछ काली सी उल्टी कर देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तानिया उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है, जो उसकी वाइफ थी, और जब डॉक्टर उसकी चोट वाले हाथ से पट्टी हटाने लगते हैं, तो देखते हैं कि विकस का हाथ प्रॉन्स जैसा हो गया था। डॉक्टर गार्ड्स को फोन करके बुलाते हैं, जो तुरंत विकस को MNU लैब में ले जाते हैं, जहां वो विकस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे प्रॉन्स वेपन्स टेस्ट करवाते हैं, जो सिर्फ प्रॉन्स के DNA से बायोलॉजिकली मैच होकर चल सकती थी। पर अब विकस भी उन्हीं की तरह बन रहा था, तो वो भी उन वेपन्स को चला पा रहा था। दरअसल MNU का मेन फोकस शुरुआत से ही एलियन वेपन्स पर था, पर वो उन्हें यूज नहीं कर पाए, क्योंकि सारे वेपन्स सिर्फ प्रॉन्स के DNA से मैच होकर ही चल सकते थे। और अब जब विकस का DNA उन प्रॉन्स के DNA से एक हो चुका था, तो MNU के लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें विकस पर और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और चीर फाड़ में उन्हें सब कुछ चाहिए होगा, उसकी हड्डियां, बोन मैरो, खून, कोशिका, सब कुछ। पीट एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की परमिशन दे देता है, और घर आकर तानिया को ये बताता है कि विकस बहुत बीमार हो चुका है, उसे भूल जाने में ही भलाई है। यहाँ डॉक्टर्स उसके बदन को चीरने ही वाले होते हैं। तभी विकस खुद को छुड़ाकर उन पर हमला कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। और जब ये बात पीट को पता चलती है, तो वो कूबस को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। विकस बचते बचाते डिस्ट्रिक्ट 9 में आकर छिप जाता है और वहीं किसी झोपड़ी में सो जाता है। सुबह वो भूख से वहाँ के लोकल गुंडों के पास जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट 9 में ही प्रॉन्स को खाना बेच रहे थे।
विकस उनसे बिल्लियों का खाना ले लेता है और उसे खाते वक्त उसके दांत गिरने लगते हैं। वो परेशान होकर उन गुंडों से कुल्हाड़ी छीन लेता है और अपने हाथ को काटने ही वाला होता है, तभी वहां कूबस अपने गार्ड्स के साथ हेलीकॉप्टर से आ जाता है। विकस छिपने के लिए एक झोपड़ी में चला जाता है जहां क्रिस्टोफर और उसका बेटा सीजे रहता था। विकस देखता है कि क्रिस्टोफर ने अपने झोपड़ी के नीचे एक ड्रॉपशिप को छिपा कर रखा था जो कि ऊपर मदर स्पेसशिप का कमांड मॉड्यूल था। आसान भाषा में ऊपर बड़े शिप को इस ड्रॉपशिप से कंट्रोल किया जा सकता था। क्रिस्टोफर कहता है कि उस डिवाइस के बिना वो मदर शिप पर नहीं जा सकते, ना ही पृथ्वी के बाहर निकल सकते हैं, और ये भी कहता है कि मदर शिप पर मेडिकल मशीन्स हैं जिससे कि वो विकस को पहले जैसा कर सकते हैं। विकस कहता है कि उन्हें एमिन्यू से वो डिवाइस वापस लाना होगा, इसलिए पहले वो डिस्ट्रिक्ट 9 के उन अफ्रीकन गुंडों से कुछ हथियार लेने के लिए जाता है, पर वो उसका एलियन वाला हाथ देखकर उसे काटने की कोशिश करते हैं। तभी विकस को वहां प्रॉन्स वेपन्स रखा दिखता है और क्योंकि वो उन्हें यूज कर सकता था, वो उस वेपन से उन पर हमला कर देता है और अपने साथ कुछ वेपन्स को भी लेकर भाग जाता है। बाद में विकस और क्रिस्टोफर एमिन्यू के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देते हैं और लैब से वो डिवाइस ले लेते हैं। एमिन्यू के गार्ड्स उन पर लगातार गोलियां चला रहे थे, तो वो बचते बचाते बेसमेंट से एक कार लेकर वापस डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाते हैं। वो जल्दी से ड्रॉपशिप को उड़ाने के लिए झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और जब विकस क्रिस्टोफर से पूछता है कि उसका हाथ कब तक ठीक हो जाएगा, तो क्रिस्टोफर जवाब देता है कि उसे उसके हाथ को पहले जैसा करने में 3 साल लग जाएंगे। ये सुनकर विकस कहता है कि वो 3 साल तक वेट नहीं कर सकता और गुस्से में आकर वो क्रिस्टोफर के सर में एक लकड़ी दे मारता है। विकस उस डिवाइस को लेकर खुद ड्रॉपशिप पर चला जाता है। तभी वहां कूबस भी आ गया था और वो ड्रॉपशिप का हैंडल खोलने की कोशिश करता है, पर तब तक विकस उस डिवाइस को लगाकर ड्रॉपशिप को उड़ाना शुरू कर देता है। तो कूबस क्रिस्टोफर को लेकर तुरंत उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और ड्रॉपशिप पर मिसाइल दागने का ऑर्डर दे देता है। एमिन्यू के मिसाइल्स उस ड्रॉपशिप पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और गार्ड्स जाकर विकस को पकड़ लेते हैं, लेकिन सीजे उस ड्रॉपशिप पर ही छिपा रहता है। कूबस विकस और क्रिस्टोफर को वापस एमिन्यू हेडक्वार्टर्स ले जा रहा होता है, तभी उन पर वहां के गुंडे हमला कर देते हैं और विकस को अपने बॉस के पास लेकर आ जाते हैं। वो फिर से विकस का हाथ काटने वाले होते हैं। तभी सीजे ड्रॉपशिप से कमांड मॉड्यूल को ऑन करके मदर स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और उस बैटल सूट को भी एक्टिवेट कर देता है जिसे उन गुंडों ने प्रॉन्स से लिया था। वो सूट उन गुंडों को टारगेट करके मार देता है और ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कूबस और उसकी टीम विकस को पकड़ने के लिए पास आ रही थी, तो विकस उस सूट के अंदर जाकर बैठ जाता है। कूबस की टीम उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और विकस क्रिस्टोफर को बचाकर ड्रॉपशिप की तरफ ले जाता है, लेकिन कूबस और उसकी टीम लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे, तो विकस क्रिस्टोफर को अकेला ही ड्रॉपशिप में जाने को कहकर खुद उन्हें रोकने के लिए रुक जाता है। क्रिस्टोफर ड्रॉपशिप में जाकर मदर स्पेसशिप के ट्रैकिंग बीम को ऑन कर देता है, जिससे कि मदर स्पेसशिप उनके ठीक ऊपर आकर उस ड्रॉपशिप को ऊपर खींच लेती है। इस तरफ विकस कूबस की पूरी टीम को मार चुका था और इतनी सारी गोलियां लगने की वजह से वो सूट खुल गई थी। कूबस उसे आकर गोली मारने वाला था, तभी वहां ढेर सारे प्रॉन्स आ जाते हैं और कूबस के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाते हैं। क्रिस्टोफर मेन इंजन ऑन करके पृथ्वी से अपने होम वर्ल्ड के लिए निकल जाता है और अंत में एमिन्यू के इल्लीगल एलियन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सबको पता चल जाती है और डिस्ट्रिक्ट 9 को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया जाता है। गवर्नमेंट सारे एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर रही है, जहां अब लगभग 25 लाख एलियंस हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अंत में तानिया को अपने डोर स्टेप पर एक मेटल फ्लावर मिलती है, जैसा कि विकस उसके लिए बनाया करता था, और हम एक प्रॉन को जंक यार्ड में वैसा ही मेटल फ्लावर बनाते देखते हैं जो कि विकस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।